गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धूलिया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 PLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री फर्स्ट भारत का इतिहास, जिसमें कि प्रारंभ से लेकर 1206 तक की घटनाओं की जानकारी प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह सिंधु घाटी की सभ्यता ही है। इसके अंतर्गत आज हम मोहनजोदड़ो की नगर योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने सिंधु सभ्यता हड़प्पा संस्कृति की नामकरण, इसका सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, हड़प्पा संस्कृति से क्यों कहा जाता है, इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, इसके निर्माता कौन थे, कालक्रम क्या रहा था, इसकी जानकारी हमने पिछले वीडियो में प्राप्त कर ली थी। इसके अलावा मोहनजोदड़ो के बारे में संक्षिप्त जानकारी हमने कल के वीडियो में प्राप्त कर ली थी। आज हम मोहनजोदड़ो की नगर योजना के बारे में प्रकाश डालेंगे। तो जैसा कि आज से लगभग 74 वर्ष पूर्व इस सभ्यता का हमें लेश मात्र भी ज्ञान न था, किंतु सन 1922 में ब्रिटिश अधिकारी सर जॉन मार्शल की संरक्षता में वर्तमान पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थान का जो उत्खनन कार्य है वह क्रमशः श्री राय बहादुर, श्री दयाराम साहनी व श्री राखल दास जी बैनर्जी के द्वारा किया गया था। परिणाम स्वरूप एक अत्यंत प्राचीन सभ्यता प्रकाश में आई थी। अतः इस सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। बाद में अन्य उत्खनन कार्यों के द्वारा ज्ञात किया गया कि सभ्यता का जो विस्तार क्षेत्र था वह उत्तर में जम्मू के अखनूर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहानों तक, पश्चिम में बलोचिस्तान के मकराना तक से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ जिले तक विस्तृत था। इस सभ्यता का जो क्षेत्र है त्रिभुजाकार रहा था। तो इस प्रकार इस सभ्यता के जो अवशेष हैं सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास पाए गए थे। यही कारण है कि इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया था। इस सभ्यता के जो मुख्य नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं मोहनजोदड़ो की नगर योजना। मोहनजोदड़ो की नगर योजना। मोहनजोदड़ो की नगर योजना, जैसा कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता रही है, अतः इस सभ्यता का प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति में विशेष महत्व पाया गया है। यह सभ्यता कार्बन 14 पत्ती के अनुसार 2300 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य मानी गई है। मोहनजोदड़ो का जो सार्वजनिक स्नानागार है वह देखने योग्य है। अन्य विशेषताएं भी मोहनजोदड़ो की नगर योजना के अंतर्गत पाई गई हैं, जो इस प्रकार से रही है। मोहनजोदड़ो की नगर योजना के अंतर्गत पहला जो पॉइंट है वह है नगर। तो सिंधु प्रदेश के प्रमुख जो नगर हैं वह नदियों के तट पर बसे हुए थे। इस योजना में जहां अनेक प्रकार के लाभ थे, वहां पर बड़ी हानि भी थी कि इस प्रदेश की नदियां समय समय पर अपना मार्ग बदलकर बाढ़ों द्वारा नगरों को
पूर्ण या आंशिक रूप से नष्ट कर देती थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा किसी समय सिंधु और रावी नदी के तट पर बसे हुए थे। सिंधु प्रदेश के प्रायः सभी बड़े बड़े नगरों का जो निर्माण है वह एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। तो मोहनजोदड़ो के अंतर्गत जो नगरों का निर्माण है वह एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। इस योजना के द्वारा सड़कें पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी, जो कि आपस में समकोण पर काटती थी। प्रत्येक नगर कई खंडों में बंटा हुआ था। प्रत्येक नगर कई खंडों में बंटा हुआ था। प्रत्येक खंड जो 800 से 1200 माप का था। सड़कें प्रायः सीधी होती थी और आपस में एक दूसरे को समकोण पर ये काटती थी। मोहनजोदड़ो में उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला जो राजपथ है कहीं कहीं पर 33 फीट चौड़ा था। सभी सड़कें जो हैं मिट्टी द्वारा निर्मित थी। सड़कों के किनारे कचरा पात्र रखे गए थे, अर्थात सफाई का विशेष ध्यान उस समय रखा जाता था। कहीं कहीं कचरा फेंकने के लिए गड्ढों की भी उत्तम व्यवस्था रही थी। मोहनजोदड़ो में एक सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे चबूतरे भी बने हुए हैं, जो संभवतः दुकानदारों के द्वारा काम में लिए जाते होंगे। इसके अलावा कहीं कहीं सड़कों के किनारे भोजनालय भी स्थित थे। इस प्रकार मोहनजोदड़ो की नगर की जो व्यवस्था है उत्तम रही थी। निश्चित योजना के आधार पर ही इसका नगर का निर्माण हुआ था। इसके अंतर्गत सड़कें साफ सुथरी थी, जो पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। आपस में समकोण पर ये काटती थी। सड़कें साफ सुथरी थी। समय समय पर सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। सड़कों के किनारे कचरा पात्र की उत्तम व्यवस्था थी। कहीं कहीं इसके लिए गड्ढे भी खोदे गए थे। तो आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट, नालियाँ। नंबर 2 है नालियाँ। प्रायः प्रत्येक सड़क और गली के दोनों ओर पक्की नालियाँ उस समय बनाई गई थी। चौड़ी नालियों की पटान के लिए कहीं कहीं पर ईंटों या पत्थरों का प्रयोग भी किया जाता था। मकानों से आने वाली नालियाँ या जो प्रणाले थे वह सड़क या गली की नालियों से मिल जाया करते थे। ऐसी योजना के द्वारा नगर और घर साफ सुथरा रहता था। समय समय पर इन नालियों की सफाई भी की जाती थी। कहीं कहीं लंबी नालियों के बीच गड्ढे बना दिए जाते थे, जिसमें कूड़ा करकट अक्सर जमा हो जाता था। इस योजना को देखने से स्पष्ट होता है कि वहाँ के प्रत्येक नगर में कोई न कोई स्थानीय सरकार अवश्य कार्य करती होगी, अन्यथा इतनी साफ सफाई का कार्य कैसे हो सकता है। इस प्रकार मोहनजोदड़ो के अंतर्गत नगर निर्माण के अंतर्गत नालियों की उत्तम व्यवस्था थी और इनकी सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। नेक्स्ट है 3 नंबर, कुएं। तो मोहनजोदड़ो में कुएं पाए गए, हड़प्पा में प्राप्त नहीं हुए हैं। ये कुएं उस समय की निर्माताओं की शिल्प कला के उत्कृष्ट नमूने रहे हैं। इन कुओं की जो मुंडेर है फर्श से कुछ ही ऊंची है। इन कुओं की जो मुंडेर है फर्श से कुछ ही ऊंची है, जिसके कारण इसमें गिरने का डर शायद बना रहता होगा। इनकी जो चौड़ाई है 2 से 7 फुट तक है। इनकी चौड़ाई 2 से 7 फुट तक है। कुएं प्राय
अंडाकार स्थिति में पाए गए हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सफाई और रोशनी व्यवस्था। सफाई और रोशनी की व्यवस्था। तो नगरों की सफाई का उस समय विशेष ध्यान रखा जाता था। सड़कों के किनारे कूड़ा करकट जमा करने के लिए कचरा पात्र की उत्तम व्यवस्था रही थी। इसके अलावा सड़क के किनारे स्थान स्थान पर गड्ढे खोदे गए थे। नगर के कूड़े करकट को नगर से बाहर फेंकवाए जाने की भी पूरी व्यवस्था थी। नगरों में सफाई के साथ साथ रोशनी की भी उत्तम व्यवस्था रही थी, क्योंकि सड़कों के किनारे लैंप पोस्ट बने हुए थे। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस समय सफाई की उत्तम व्यवस्था का प्रबंध जो कि वहाँ के निवासियों के द्वारा किया जाता होगा। तो इस प्रकार सफाई और रोशनी की उत्तम व्यवस्था का प्रबंध रहा था। नेक्स्ट है भवन। नेक्स्ट है भवन। तो मोहनजोदड़ो एक निश्चित योजना के आधार पर बनाया गया नगर था। तो कुछ छोटे 2-3 कमरों के घरों के अवशेष खुदाई में प्राप्त किए गए हैं, परंतु कुछ विशाल जो भवन हैं सामने से 85 फीट चौड़े हैं, 97 फुट लंबे हैं। इसके जो आंगन हैं 32 फीट वर्ग के हैं। एक रिक्त स्थान 90 फीट लंबा चौड़ा, इसमें 20 ईंटें की तह आ सकती हैं। तो इस प्रकार मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों का उस समय प्रयोग किया जाता था। मकानों से गंदा पानी निकालने के लिए नालियों की उत्तम व्यवस्था रही थी। मकानों में प्रायः दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान, आंगन, रसोईघर, शौचालय आदि की उत्तम व्यवस्था रही थी। खिड़कियां एवं जो दरवाजे थे गली में खुलते थे, ये मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। साझी दीवारें बहुत कम पाई गई हैं। 2 मकानों के बीच के स्थान को ईंटों से ढक दिया जाता था। दीवारें मोटी होने के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के भवन 1 से अधिक मंजिल के रहे होंगे। सीढ़ियाँ ऊंची और तंग हैं तथा उनके नीचे रिक्त स्थान नहीं है। तो फर्श आदि बिछाने के लिए भी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ईंटें सीधी सरकी थी, रगड़कर इन्हें साफ किया जाता था। स्नानागार का फर्श ढलवा बना हुआ था ताकि उसमें पानी की बूंद न ठहर पाए। तो इस प्रकार भवन निर्माण के अंतर्गत एक निश्चित योजना के आधार पर भवनों का ये अपना निर्माण किया करते थे, जिनमें निम्नलिखित बातें पाई गई हैं। आइए अब देखते हैं स्नानागार। मोहनजोदड़ो का सार्वजनिक स्नानागार मुख्य विशेषता है, यह देखने योग्य है। सार्वजनिक स्नानागार, सार्वजनिक स्नानागार जो कि उत्तम व्यवस्था मानी गई है मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो के प्रत्येक घर में या उससे अधिक स्नानागार पाए गए हैं। स्नानागार पक्की ईंटों द्वारा निर्मित थे। इनका संबंध सीधा नालियों से है। स्नानागार वर्गाकार आकृति के भी हैं और आयताकार आकृति के भी पाए गए हैं। स्नानागार का जो फर्श है ढलवा बना हुआ था ताकि उसमें पानी की बूंद न ठहर पाए। मोहनजोदड़ो का विशाल सार्वजनिक स्नानागार देखने योग्य है। यह चौरस है और इसके चारों ओर बरामदे हैं।
पीछे जिनके पीछे कमरे और रास्ते पाए गए हैं। यह स्नानागार पक्की ईंटों का बना है। यह स्नानागार पक्की ईंटों का बना है। तैरने के लिए तालाब, बड़े बड़े कुएं भी हैं जिनसे पानी लेकर संभवतः तालाब भरा जाता होगा। यह स्नानागार 180 फुट लंबा, 108 फुट चौड़ा है। यह स्नानागार 180 फुट लंबा, 108 फुट चौड़ा है। यह स्नानागार 180 फुट लंबा, 108 फुट चौड़ा है और बाहर की दीवार 8 फुट मोटी है। बाहर की जो दीवार है 8 फुट मोटी है। बाहर की दीवार इसकी जो है 8 फुट मोटी है। इसमें एक स्नाना कुंड पाया गया है जो कि 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा है और 8 फुट इसकी गहराई है। इसके ऊपर लकड़ी की बनी एक और मंजिल भी प्राप्त की गई है। कुंड के प्रत्येक कोने में एक सीढ़ी पाई गई है। नमी को रोकने के लिए 1 इंच मोटे राल के प्लास्टर का प्रयोग भी उस समय किया जाता था। कुंड के चारों ओर गैलरी, बरामदे, कमरे पाए गए हैं। एक कमरे में कुआं भी प्राप्त किया गया है। शायद इस कुएं का पानी कुंड में भरने के प्रयोग के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इस स्नाना कुंड के पास दक्षिण पश्चिम की ओर 8 अन्य स्नानागार भी बने हुए हैं। इस स्नाना कुंड के साथ एक हमाम भी पाया गया है। शायद इसमें गर्म पानी का प्रबंध रहा होगा। इस प्रकार सारणी स्नानागार मोहनजोदड़ो की एक मुख्य विशेषता मानी गई है। नेक्स्ट है भंडार गृह। नेक्स्ट है भंडार गृह। तो इस प्रकार हड़प्पा में कुछ भंडार गृह पाए गए हैं जो कि 6-6 पंक्तियों में निर्मित है। दोनों पंक्तियों के बीच 23 फुट चौड़ा एक मार्ग था। इस मार्ग के दोनों ओर 4-4 फीट ऊंची एक पीठिका बनाई गई थी। इन्हीं पीठिकाओं में ऊपरी मार्ग के दोनों ओर 6-6 भवनों की 2 पंक्तियां थी। प्रत्येक भंडार गृह लगभग 50 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा था। इन भंडार गृह का जो प्रवेश है, प्रवेश द्वार जो नदी की ओर था। तो इस प्रकार भंडार गृह मेसोपोटामिया के नगरों में भी थे। उस समय क्रय विक्रय का साधन अन्न था, अतः यह भंडार गृह राजकोष के रूप में भी कार्य करते होंगे। भंडार गृह की पहचान है तो चबूतरे। तो इन भंडार गृह से लगभग 100 गज दक्षिण में चबूतरे पाए गए हैं। ये ईंटों के द्वारा निर्मित है, गोलाकार आकृति के हैं। प्रत्येक चबूतरे का जो व्यास है 11 फीट था। प्रत्येक चबूतरे का व्यास 11 फीट था। इस छेद में एक लकड़ी लगी रहती थी और इस प्रकार से इन चबूतरों से शायद अन्न पीसने का कार्य भी किया जाता होगा। एक चबूतरे के छेद के भीतर गेहूं और जौ के कुछ अंश पाए गए हैं। इस आधार पर स्पष्ट किया गया कि शायद इनसे अन्न पीसने का कार्य भी किया जाता होगा। नेक्स्ट है श्रमजीवियों के निवास। श्रमजीवियों के निवास। इन चबूतरों के दक्षिण में अनेक भवनों के ध्वंसावशेष पाए गए हैं। तो विद्वानों का कहना है कि ये भवन श्रमजीवियों के निवास थे। इन्हीं निवास स्थानों के निकट कुछ भट्टियां भी मिली हैं जिनसे शायद धातुएं गलाई जाती होंगी।
तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सिंधु प्रदेश जो है एक निश्चित योजना के आधार पर नगर माना गया है। नगरों का जो निर्माण है योजना के अनुसार किया गया था। नगरों का और भवन का जो निर्माण है योजना अनुसार ही राजकीय आदेशों के अनुसार किया जाता था। योजना अनुसार बनाई गई नालियाँ गलियाँ उनकी समय समय पर की गई सफाई इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि यहाँ स्थानीय सरकारें अवश्य कार्य करती होंगी, अन्यथा कोई इतना साफ सुथरा नगर कैसे हो सकता है। इन सरकारों का नियम और उप नियमों का पालन करवाने का जो नियंत्रण है अवश्य ही प्रभावशाली रहा होगा। सिंधु प्रदेश के नगर भवन, कुएं, स्नानागार, भंडार गृह आदि सभी उन्नत शिल्पकारी के नमूने रहे हैं। इनका प्रभाव सिंध व पंजाब में भी दृष्टिगोचर होता है। तो इस प्रकार आज हमने सिंधु सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदड़ो की नगर योजना की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो मोहनजोदड़ो की नगर योजना के अंतर्गत नगरें तथा इसके अंतर्गत मुख्य सड़कें, इसके अलावा नालियाँ, कुएं, सफाई और रोशनी व्यवस्था, भवन, सार्वजनिक स्नानागार जो प्रमुख विशेषता है, भंडारगृह, चबूतरे, श्रमजीवियों के निवास आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आज इतना ही। कल हम फिर से हाजिर होंगे सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।